हेलो एवरीवन, आई एम अमरेश सिंह और आज ये हमारा सेकेंड वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर 1 का इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का। तो आप फर्स्ट वीडियो को ही देख लीजिए अगर नहीं देखे होंगे तो, और ये हमारा सेकेंड वीडियो है। आज इस वीडियो में हम आपको कवर करेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। उसके बाद हम कवर करेंगे आपका इसमें कूलॉम्स लॉ, और आपको ये भी बताएंगे कि हम परमिटिविटी किसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसको बोलते हैं, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किसे बोलते हैं, एंड आपको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बताएंगे। तो आप देखिएगा इस वीडियो को, और इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है फर्स्ट वीडियो मेरा तो आप उसे भी देखिएगा। तो देखिए जो हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले उसको हम लिखते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जो कि यहाँ पे तीन है हमारा। फर्स्ट वन है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, सेकेंड वन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और थर्ड वन है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज किसको बोलते हैं। देखिए अगर हमारे पास कोई एक बॉडी है, इसके सरफेस पे यहाँ पे इस सरफेस पे 1 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे -2 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे 3 कूलम का चार्ज है, यानी इसके जो सरफेस है इस बॉडी के, इसके डिफरेंट रीजन में डिफरेंट चार्जेज हैं। तो हम अगर बोलेंगे कि इस पे टोटल चार्ज, नेट चार्ज कितना है, तो देखिए चार्ज एक हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो कोई भी स्केलर क्वांटिटी अगर है तो उसका हम एडिशन कैसे करते हैं, उसका एडिशन अलजेब्रिक मेथड से करते हैं। अलजेब्रिक मेथड और वेक्टर मेथड आपने 11th में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूं कि अलजेब्रिक मेथड में क्या होता है, डायरेक्टली हम ऐड करते हैं। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे 1 कूलम है, यहाँ पे -2 कूलम है, यहाँ पे 3 कूलम है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे 1 + -2 + 3, यानी ऐसे हम डायरेक्ट ऐड करेंगे। जबकि वेक्टर मेथड में ऐसे हम डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं। लेकिन चार्ज हमारा एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम चार्ज को अलजेब्रिक मेथड से ऐड करते हैं। तो अगर हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज की बात करें, सबसे पहले तो आपको हमने बता दिया एडिटिविटी ऑफ चार्ज कि कोई भी बॉडी पे नेट चार्ज कितना होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेज ऑन द डिफरेंट रीजन ऑफ दैट सरफेस ऑफ अ बॉडी, यानी कोई भी बॉडी के सरफेस पे डिफरेंट रीजन में जो चार्ज हैं उनके सारे का अलजेब्रिक सम जितना होगा वही उस बॉडी का नेट चार्ज होगा। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो अगर हम इसको लिखना चाहें एडिटिविटी ऑफ चार्ज, तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी is equal to the algebraic sum। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे algebraic sum, नॉट वेक्टर मेथड वाला, is equal to the algebraic sum of all the charges present in different regions of दैट बॉडी। देखिए हम आपको एग्जांपल से और क्लियर कर देते हैं इसको। जैसे एक हमारा ये बॉडी है, इस बॉडी पे यहाँ पे चार्ज क्या है, +1 कूलम है, यहाँ पे -2 कूलम है, और यहाँ पे अगर +4 कूलम है, तो हम बोलेंगे कि नेट चार्ज ऑन दिस बॉडी, यानी एक बॉडी है, इस पे डिफरेंट रीजन पे डिफरेंट चार्ज है, तो नेट चार्ज ऑन दिस बॉडी क्या होगा, नेट चार्ज ऑन बॉडी ये हमारा क्या होगा, इस सबको हम अलजेब्रिक मेथड से सम करेंगे, यानी +1 कूलम प्लस क्या है -2 कूलम और 4 कूलम +4 कूलम, तो 1 कूलम और 4 कूलम 5 कूलम -2 कूलम, यानी हमारा यहाँ आंसर क्या होगा +3 कूलम, यानी नेट चार्ज हमारा इस बॉडी पे क्या है +3 कूलम है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज यही है कि कोई भी बॉडी के डिफरेंट रीजन्स पे, डिफरेंट पार्ट्स पे अगर बहुत सारे चार्ज हैं
तो उसका जो नेट चार्ज होगा, इस बॉडी पे नेट चार्ज होगा, वो सब के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है आपका, चलिए हम अभी कवर करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसके बाद हम आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बता देंगे। अभी भी बता सकते हैं बट पहले हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बता देते हैं, उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताएंगे। देखिए कंजर्वेशन का मीनिंग ही क्या है, कंजर्व करना। कंजर्व करना मतलब सिक्योर करना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड। आई मीन चार्ज को ना तो आप वेस्ट कर सकते हो ना क्रिएट कर सकते हो, बस चार्ज को क्या कर सकते हो, आप एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो, बस चार्ज को आप यही कर सकते हो, उसको डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं कर सकते हो। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। देखिए अच्छा एक चीज और हम आपको यहां पर एक वर्ड यूज करेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम, कि अगर कोई भी बॉडी आइसोलेटेड है, यानी आइसोलेटेड सिस्टम का अगर हम बोलें कि चार्ज उसका ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहां पर एक हम वर्ड यूज करेंगे आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मीनिंग ये है कि ए वाला एरिया, इसका सराउंडिंग से कुछ लेना देना नहीं है। आप सपोज उसके क्या कीजिएगा, एज अ वैक्यूम, यानी अगर इस एरिया की हम बात करें, एक हमारा एरिया है, इसके अंदर में एक बॉडी है, अगर हम इसको बोल रहे हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इसका मीनिंग ये है कि इसके सराउंडिंग में जो एयर है या कुछ भी है हमारा यहाँ पर मीडियम, उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड का मीनिंग आप अच्छे से समझ लो, आइसोलेटेड का मीनिंग यही है कि उसका सराउंडिंग से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप नोट कर लिए होंगे, हम इसको क्लियर करते हैं। देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो इसका क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यही है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑफ किसका, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा नहीं है कि हम ओपन में अगर कोई है तो उसका भी चार्ज हमारा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं। एक आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे हम एक कोई भी एक कोई आपको क्या वैक्यूम वाला एक कोई डिब्बा ले लो या कुछ भी ले लो जिसका सराउंडिंग से कुछ लेना देना नहीं है। अब इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर में हमारे पास 3 चार्ज हैं। एक चार्ज है सपोज करो 2 कूलम का, एक है -3 कूलम का और एक है हमारा 4 कूलम का, ठीक है। ये हमारे पास 3 बॉडी है अंदर में जिसका ये डिफरेंट चार्ज है, और ये तीनों के तीनों बॉडी ये कहाँ पे रखे हुए हैं, एक आइसोलेटेड सिस्टम में। यानी आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग ये है कि इसका सराउंडिंग से कुछ लेना देना नहीं है। अब अगर ये आपस में एक्सचेंज करते हैं, चार्ज को ट्रांसफर करते हैं, तो भी इस सिस्टम का चार्ज फिक्स रहेगा। यानी अगर हम देखिए नेक्स्ट फिगर में आपसे पूछें कि ये तीनों के तीनों बॉडी आपस में एक्सचेंज किए हैं किसका, चार्ज का। अगर यहाँ पे इस वाले बॉडी का चार्ज, यहाँ पे जो बॉडी है उसका चार्ज 1 कूलम रह गया है, यहाँ वाले का चार्ज हमारा +2 कूलम आ गया है, तो यहाँ पे जो बॉडी बची है उसका चार्ज क्या होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लॉ से हमारा ये बोलता है कि इस आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज इज इक्वल टू दिस आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज, यानी +2 कूलम +-3 कूलम +4 कूलम is always equal to the +1 कूलम +2 कूलम एंड द चार्ज ऑफ दिस बॉडी, जिसको हमने क्या सपोज किया है, Q सपोज किया है। तो अगर हम यहाँ पे Q निकालना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बचा हमारा, यहाँ -3 है, यहाँ +2 है, +4 है, यानी 6 - 3 कूलम, और इधर क्या हुआ हमारा 2 + 1 3 कूलम प्लस Q, यानी Q हमारा क्या आने वाला है 0। तो देखिए आप
यहाँ पे हमारा चार्ज क्या था, नेट चार्ज इस आइसोलेटेड सिस्टम का +2 + 4 + 6 कूलम, उसमें से माइनस क्या करना था 3, यानी टोटल क्या बचने वाला था इस सिस्टम का, ओनली 3 कूलम +3 कूलम। यहाँ पे भी सिस्टम का आप देख लो, ये जो बॉडी था इस पे चार्ज क्या बचा है 0, ये हमारा 0 हो गया, इस बॉडी का चार्ज +2 और इस बॉडी का चार्ज +1 है। यानी आइसोलेटेड सिस्टम का मास, अगर आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हम बोलें तो यहाँ पे भी ये क्या है 3 कूलम है। तो यही है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम में। एक वर्ड यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, आइसोलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। अगर हम बोलें कि इस बॉडी पे 2.7 कूलम का चार्ज है, 3.7 कूलम का चार्ज है, 1.5 कूलम का चार्ज है, क्या ऐसा पॉसिबल है? हमारा कोई भी बॉडी पे अगर चार्ज होगा ना तो मल्टीपल में होगा, किसके मल्टीपल में, वो हम अभी आपको बताएंगे। यहाँ पे पहले इससे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो, पहले से हम एक जनरल लाइफ के एग्जांपल देना चाहते हैं। अगर आपके पास 10 रुपीज़ है तो अभी आप क्या बोलोगे, 1 के इंटीग्रल मल्टीपल है वो, 1 का सिक्का अगर हम लें तो वो क्या हो जाएगा 10 टाइम्स है 1 का। लेकिन अब तो हमारे पास 50 पैसे नहीं चल रहे हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये 50 पैसे का इंटीग्रल है। यानी अगर हम आपको बोलें कि हमें 9.5 रुपीज़ आप दो, तो आप नहीं दे सकते हमें, क्यों? क्योंकि आजकल जो भी मिलेगा वो किसके इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा, 1 रुपीज़ के इंटीग्रल मल्टीपल में ही मिलेगा। तो सेम एज यहाँ पे सपोज करना है कि जो चार्ज होगा ना वो एलिमेंट्री चार्ज, यहाँ पे वर्ड हम एक यूज करेंगे एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और प्रोटॉन पे चार्ज है, जो मिनिमम चार्ज है, जिसका वैल्यू क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो उसके ही इंटीग्रल मल्टीपल में किसी भी बॉडी पे चार्ज होगा। यानी वही बात यहाँ पे आप सपोज करो कि अगर हम आपसे 9.5 रुपीज़ मांगेंगे तो आप हमें नहीं दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी मनी किस में रहेगा, 1 के इंटीग्रल मल्टीपल में ही मिलेगा। 10 मिलेगा या तो 11 मिलेगा या तो 12 मिलेगा या तो 13 मिलेगा। सेम एज वहाँ पे सोचना है चार्ज पे, कोई भी बॉडी पे अगर चार्ज मिलेगा तो किसके इंटीग्रल मल्टीपल में मिलेगा, वो एलिमेंट्री चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में ही मिलेगा। और उस इंटीग्रल चार्ज का, उस एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसी को बोलते हैं कि चार्ज ऑफ एन अ बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल ध्यान दीजिएगा वर्ड, यहाँ पे भी हम आपको बताएंगे भी इंटीग्रल का मीनिंग, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में क्लास 12th में जरूर पूछेगा, 95% चांस है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज 2 नंबर में आते ही आते हैं। तो आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अच्छे से देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए अगर हम इसका डिफिनेशन देना चाहें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का तो क्या होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि चार्ज ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल का मीनिंग हम बताएंगे अभी आपको, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज का भी मीनिंग बताएंगे, किसको बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज उस चार्ज को बोलते हैं जो कि सबसे छोटा चार्ज है, उससे छोटा कोई चार्ज होता नहीं है, जिसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होगा तो माइनस में होगा और प्रोटॉन पे होगा तो प्लस में होगा, यानी यही हमारा क्या है एलिमेंट्री चार्ज है, ठीक है। तो कोई भी बॉडी पे अगर चार्ज होगा वो किसके इंटीग्रल मल्टीपल होगा, एलिमेंट्री चार्ज की, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ई से। इन यहाँ पे क्या है हमारा इंटीजर है, जिसका वैल्यू क्या हो सकता है 0, -1, -2। आप इंटीजर नंबर पढ़े होंगे 11th में, नहीं पढ़े तो फिर से हम बता देते हैं आपको।
ये हमारा n क्या है यहाँ पे, इंटीजर्स हैं। इंटीजर नंबर किसको बोलते हैं, -1, -2, -3, -4, -5 सोन, या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे क्या है हमारे इंटीजर नंबर हैं। तो कोई भी बॉडी पे अगर चार्ज होगा तो इसी के मल्टीपल में होगा। यानी अगर हम बोलें कि क्या हमारे जो, अगर हम बोलें कि इसके, जैसे एक एग्जांपल से आपको और क्लियर करना चाहते हैं इस डाउट को। देखिए अगर कोई बॉडी है यहाँ पे, इस बॉडी पे चार्ज हम 0 बोल रहे हैं कि 0 है। 0 का मीनिंग ये हुआ कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज है तो नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो क्या ये पॉसिबल है, हाँ है। क्यों, क्योंकि 0 भी इंटीग्रल मल्टीपल में है, किसका, एलिमेंट्री चार्ज का, क्योंकि इंटीजर में 0 भी आता है। तो अगर इस बॉडी पे चार्ज 0 है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा n का वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, और एलिमेंट्री चार्ज e, तो 0 इंटू एलिमेंट्री चार्ज क्या हो जाएगा 0, यानी 0 भी कोई बॉडी पे पॉसिबल है चार्ज। ठीक है। अगर हम बोले कि 1.7 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है तो क्या है पॉसिबल, इसके आ रहा है इंटीग्रल मल्टीपल में, नहीं आ रहा है। यानी कोई भी अगर चार्ज होगा कोई भी बॉडी पे तो इसके मल्टीपल में होगा, किसके, एलिमेंट्री चार्ज के, और वो नंबर जो होगा वो इंटीजर होगा। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सिंपल सा है, एकदम ईजी है कि कोई भी बॉडी का चार्ज है, उस बॉडी का चार्ज किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज। और इंटीग्रल मल्टीपल का मीनिंग ये हुआ कि इंटीजर, जो इंटीजर नंबर है उसके मल्टीपल में, और एलिमेंट्री चार्ज का मीनिंग ये हुआ कि वो सबसे छोटा चार्ज है जिसका वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कोई डाउट। देखिए अब हम एक आपको नोमेरिकल यहाँ पे भी देना चाहेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, क्योंकि कभी कभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से नोमेरिकल्स भी दिया है। सिंपल सा नोमेरिकल है, जैसे अगर हम बोलें कि कोई एक बॉडी है, नोट कर लीजिए आप जल्दी से, हम आपको एक नोमेरिकल दे रहे हैं इजी सा, जिसको आपको देखना है अभी। ठीक है, नोट कर लिए हैं तो अब हम इसको इरेज करते हैं। एक नोमेरिकल आपको दे रहे हैं, हम पूछेंगे कि क्या इस बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन ये है कैन अ बॉडी हैव 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज। बताइए एक बॉडी है उस पर चार्ज इतना मिल सकता है क्या हमें, तो हम कैसे जानेंगे। अगर यहाँ पर हम n का वैल्यू, अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या पढ़े हैं, q, चार्ज इज इक्वल टू n, इंटीजर नंबर इनटू एलिमेंट्री चार्ज। अगर हमारा n का वैल्यू एक इंटीजर आता है, इंटीजर नंबर आ जाता है, यानी 0, -1, -2 या 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा नंबर आ जाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये चार्ज पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। चार्ज का वैल्यू q का क्या दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, और आपको पता होनी चाहिए कि एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू क्या होता है, तो सेल्फ अंडरस्टूड है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हमें फाइंड क्या करना है n। अगर n हमारा एक इंटीजर आ गया तो हम बोलेंगे कि हाँ बॉडी पे चार्ज इतना हो सकता है। तो q इज इक्वल टू एन ही है, q का वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻18, और n हमें फाइंड करनी है, e का वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम n का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो a वाला, ये जो पूरा टर्म है ये इसके यहाँ पे आएगा नीचे, तो n का वैल्यू क्या होगा 8 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आने वाला है 50। ठीक है, आपको अगर सॉल्व करना है तो देख लो, इजी है। कैसे 50 आ रहा है, ये हमारा ऊपर जाएगा 10⁻⁻19, तो ऊपर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से -18 है, यानी -18 है, और ए वाला टर्म ऊपर जाएगा तो 10⁻19 हो जाएगा, और नीचे में क्या है 1.6 है। अब यहाँ पे -18 है, यहाँ पे +19 है, तो क्या बचेगा बताइए। यहाँ पे बचने वाला है 8, और अगर ए वाला पॉइंट को भी हम कैंसिल करें तो यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, और ये 16 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, और ये 2 10 को कैंसिल करेगा 5 टाइम्स में। यहाँ क्या बचने वाला है,
यहाँ पे बचने वाला है, यहाँ -18 है और यहाँ पे 19 है। ठीक है, ऊपर हम आपको दिखा देते हैं इसको। ठीक है, अगर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो न्यूमेरिकल को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा n इजिकल टू क्या होगा, 8 × 10⁻⁻18 और a वाला टर्म ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 1.6 है, ये -18 और +19 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10 बचेगा और a कैंसिल होगा हमारा। a पॉइंट था यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ 2, ये 5। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, आप सॉल्व कर लोगे, बस हम आपको दिखाना चाह रहे थे। यहाँ पे 10 बचा और इंटू 5, यानी 10 × 5 50। तो क्या 50 एक इंटीजर नंबर है? यस, 50 एक इंटीजर नंबर है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस बॉडी, कोई भी एक बॉडी है उस पर इतना चार्ज पॉसिबल है। इस टाइप का ही न्यूमेरिकल आपको बोर्ड में भी 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, या तो वो पूछ देगा कि n का वैल्यू दिया रहेगा और पूछ देगा कि उस पर चार्ज कितना होगा, या आपको पूछ सकता है कि क्या चार्ज पॉसिबल है इतना। जनरली इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद, वो आपको हम पढ़ाने वाले हैं कूलॉम्स लॉ। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलॉम्स लॉ का। समझिएगा, कूलॉम्स लॉ बहुत ही इजी है, बट आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे सबसे पहले तो ये आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज पे क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और अगर चार्ज अपोजिट हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। सपोज करते हैं हमारे पास यहाँ 2 बॉडी हैं, इस बॉडी पे भी प्लस चार्ज है और इस बॉडी पे भी प्लस चार्ज है। तो अगर हम बोलें कि इस बॉडी पे, ये वाले बॉडी पे फोर्स कहाँ पे लगाएगा, ये वाला बॉडी, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वाले बॉडी पे, ये वाला बॉडी, मेरे राइट वाला बॉडी, इस पे फोर्स लगाया किधर, इस तरफ। क्यों? क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लगाता है पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम बोलें कि इस वाले बॉडी पे फोर्स किधर लगेगा, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले बॉडी पे भी रिपल्सिव फोर्स इधर लगाएगा। बट ये फोर्स होता कितना है, हम ये भी क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए कूलॉम्स ने रिसर्च किया और एक लॉ दिया, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। कूलॉम्स का लॉ ये बोलता है, देखिए आपको हम पहले समझाना चाहेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे कि कोई भी 2 बॉडी के बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या हुआ, साइंस से नहीं लेने देना है। हम ये नहीं बता रहे हैं कि ये फोर्स किधर लगा रहा है, ये फोर्स रिपल्सिव लगा रहा है या अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। पॉइंट इज दैट उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कोई भी फोर्स का अट्रैक्शन और रिपल्सन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वही कूलॉम्स लॉ है। देखिए पहले हम आपको लिखना चाहेंगे, थोड़ा सा और क्लियर होगा। बहुत सिंपल है, पर थोड़ा फिगर से भी समझाना चाहेंगे, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, कूलॉम्स लॉ, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि कूलॉम्स लॉ से भी न्यूमेरिकल्स आएंगे और कूलॉम्स लॉ से भी क्वेश्चन आते हैं। और कूलॉम्स लॉ के बाद इसमें हम आपको डायमेंशनल फार्मूला और ऐसा यूनिट भी कुछ कांस्टेंट है उसका बताएंगे। सबसे पहले आप कूलॉम्स लॉ को देख लीजिए। पहले तो फिगर बनाते हैं हम। कोई भी 2 बॉडी है, एक बॉडी ए है और एक ए बॉडी है। इस वाले बॉडी पे चार्ज क्या है, Q1 प्लस चार्ज है, ध्यान रखिएगा, और इस वाले पे भी प्लस Q2 का चार्ज है। ठीक है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। ठीक है, इस वाले बॉडी पे ए वाला बॉडी किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगा। यानी अगर इस वाले बॉडी पे, कौन से बॉडी 1 पे कौन चार्ज लगा रहा है, 2, किधर होगा उसका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन ये है। ये वाला जो डायरेक्शन है ये वेक्टर के लिए हमने दिया है, ध्यान दीजिएगा, ये फोर्स का डायरेक्शन नहीं दिया, ये वेक्टर के लिए है। फोर्स से क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इस वाले पे Q2 पे चार्ज, यानी फोर्स ऑन Q2, किसके थ्रू, 1 के थ्रू, उसका डायरेक्शन किधर होगा, उसका डायरेक्शन इधर होगा। और एक क्या है, वेक्टर का साइन है, ये फोर्स के लिए दिया है हमने। तो कूलॉम्स ये बोलता है कि जो फोर्स होगा ना, फोर्स का जो अट्रैक्टिव फोर्स का और रिपल्सिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो दोनों चार्ज है ना उसके मैग्नीट्यूड के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का।
यही कूलम्स का है, इतना ही मैं आपको डिफिनेशन दे देना है। कूलम्स क्या बोलता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और फोर्स ऑफ रिपल्सिव है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेज और टू चार्जेज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जितना ही दूर जाएंगे बॉडी उतना ही एक दूसरे पे फोर्स क्या लगाएंगे, कम लगाएंगे। ऐसे भी आपने देखा होगा, कोई मैग्नेट लेते हो, जब मैग्नेट नज़दीक आता है तो उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, दूर जाता है तो उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन कम होने लगता है। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू है वो डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि ये हमारा डिनोमिनेटर में है आर का वैल्यू, तो डिनोमिनेटर में जितना डिस्टेंस हमारा बढ़ेगा उतना ही फोर्स का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर हम कूलम्स लॉ का पूरा स्टेटमेंट देना चाहें तो ये बोलता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज is equal to the is equal to किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज इक्वल, हाँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी जो दोनों बॉडी के बीच में डिस्टेंस है उसके वो क्या हो गए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए यहाँ पे फोर्स हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2। Q1 क्या है, इस वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड, और Q2 क्या है हमारा, इस वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड, और R क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर हम दोनों को कंबाइंड करें, दोनों को, तो फाइनली क्या होगा, अगर हम ये दोनों को कंबाइंड करते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को रिमूव करने के लिए एक कांस्टेंट लेते हैं यहाँ पे, उस कांस्टेंट का नाम क्या है, कूलम कांस्टेंट, और उसको हम डिनोट किससे करते हैं, K से, यानी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे K इज अ कूलम कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको हम, कूलम कांस्टेंट। कूलम कांस्टेंट का वैल्यू भी बताएंगे हम, और ऐसा यूनिट भी बताएंगे, और डायमेंशनल फार्मूला भी बताएंगे, तो आपको यहाँ पे चिंता नहीं करनी है। वैसे हम K का वैल्यू अगर बता देना चाहें तो K का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको क्या बोलते हैं हम, इस वाले को एप्सिलॉन। ठीक है, और अगर एप्सिलॉन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी फॉर दिस वर्ड एप्सिलॉन किसको बोलते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो आपको चिंता नहीं करनी है। और अगर हमारा ये कहाँ पे हो, फ्री स्पेस में हो, ये दोनों चार्ज फ्री स्पेस में, ये दोनों के बीच में एयर हो, तो एप्सिलॉन को हम क्या बोल देते हैं वहाँ पे, एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन ये क्या है, फ्री स्पेस के लिए है, फ्री स्पेस के लिए। ठीक है, अब हम पहले आपको डिस्कस करेंगे अभी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 1 नंबर में तो जरूर देगा ये। सबसे पहले तो एक डायमेंशनल फार्मूला देता है, किसका, कूलम कांस्टेंट का, और आपको वैल्यू पूछ देता है कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन 0 का वैल्यू कितना है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी देता है कि परमिटिविटी किसको बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी किसको बोलते हैं, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे हम आपको वही कवर करना चाहते हैं। कूलम्स लॉ हो गया, आप नोट कर लीजिएगा।
जो यहाँ पे कूलम्ब कांस्टेंट है उसका वैल्यू न्यूमेरिकल में आपको कहीं कहीं पुट करना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर नहीं नोट किए हो तो कर लो, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम बता देना चाहते हैं आपको 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब, ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन और मीटर स्क्वायर। अभी हम आपको निकाल करके दिखाएंगे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर निकाल करके हम दिखाएंगे आपको। ऐसा यूनिट याद रखने की जरूरत है नहीं वैसे, बस हम आपको लिख दिए हैं, ठीक है। और के का वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10⁻9 फैराड पर मीटर। वैसे आपको हम निकाल करके डायमेंशनल फार्मूला और एसआई यूनिट दोनों। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका यही है कि राइट द डायमेंशनल फार्मूला, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं डीएफ से, ऑफ कूलम्ब कांस्टेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में श्योर आएंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे लिखते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला। अभी हमने आपको कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया, वहां पे एक फार्मूला निकाला था। क्या था फार्मूला बताइएगा? वो फार्मूला था F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था। हमें किसका डायमेंशनल फार्मूला चाहिए? K का। तो K = क्या होगा? K इधर ही रहेगा, R स्क्वायर इधर जाएगा तो F के साथ मल्टीप्लाई होगा, और K के साथ मल्टीप्लिकेशन में था Q1 Q2। जब इधर आएगा इक्वल टू के तो ये अपॉन में होगा। अब अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ कूलम्ब कांस्टेंट, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? के से। तो फोर्स का क्या होता है? फोर्स का क्या होता है एसआई यूनिट? न्यूटन। चलिए न्यूटन लिख लिया हमने एन से। आर क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। और यहाँ पे आर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर होगा। Q1 का एसआई यूनिट कूलम्ब, और एक और Q1 है तो उसका भी एसआई यूनिट कूलम्ब। कूलम्ब इंटू कूलम्ब, बताइए, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो अगर एक कूलम्ब यहाँ नीचे में +2 में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? यानी कूलम्ब कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब पर स्क्वायर। यानी अगर ऐसे हम इसको लिखना चाहें तो पर स्क्वायर न्यूटन मीटर, कैसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये हमारा एसआई यूनिट हो गया कूलम्ब कांस्टेंट का। अब हमें क्या लिखना है? इसका डायमेंशनल फार्मूला। देखिए डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं अभी। डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखते हैं? इजी है। अभी हमने एसआई यूनिट आपको निकालना सिखा दिया। यानी के का एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ कूलम्ब कांस्टेंट क्या है हमारा? कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन, कूलम्ब, हाँ, कूलम्ब पर स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला चलिए लिखते हैं। कूलम्ब के लिए बताओ, हमने आपको पिछले वाला वीडियो में कूलम्ब का डायमेंशनल फार्मूला यानी चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला बताया था। क्या होता है? करंट इनटू टाइम। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? करंट का ए और टाइम का टी। यानी चार्ज के लिए, जो चार्ज कूलम्ब है उसका ऐसा यूनिट कूलम्ब है, उसके लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या है? एटी। तो यहाँ पे क्या देखिए, ध्यान देखिए, कूलम्ब पे -2 है, यानी एटी कूलम्ब के लिए, और इस पे क्या होगा? -2। अब यहाँ पे क्या है? न्यूटन। न्यूटन किसका ऐसा यूनिट है? फोर्स का। 9th में पढ़े होगे आप, फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए हमारा क्या डायमेंशन यूज करते हैं? m। और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है? बताइए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर के लिए L और सेकेंड के लिए T। यानी अगर हम न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला बोलें तो mLT-2। तो यहाँ पे न्यूटन का क्या हो जाएगा? mLT-2। कोई डाउट? अब यहाँ पे मीटर है, मीटर लेंथ को डिनोट कर रहा है, उसके लिए डायमेंशन क्या यूज करते हैं? L। चलिए इसको कंबाइन करते हैं। m ऐसे ही रहेगा, L, एक L यहाँ +1 है, एक L यहाँ +2 है, तो L पे कितना हो गया? +3। अब T यहाँ पे देखिए पावर -2 है, यहाँ पे भी T की पावर -2 है, तो T पे पावर क्या हो गया? -4। और A यहाँ पे -2 है, यानी A आपका क्या हो गया? डायमेंशनल फार्मूला। तो आपको MCQ क्वेश्चन आएगा कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कूलम्ब कांस्टेंट इज, तो आप इतना
याद तो रख नहीं सकते, आपको क्या करना है वहाँ पे तुरंत, बस जिस मेथड से हमने आपको बताया कि आपको लिखना है, लिखने आना चाहिए, तो आप सही करोगे। वही मेथड आप अप्लाई करना, इसको मगअप नहीं करना कि हमारा डायमेंशनल फार्मूला कूलम्ब कांस्टेंट का यही होता है। इसलिए हम आपको एक एक करके बताए अच्छे से। नेक्स्ट जो हम आपको कवर करेंगे, हमने एक कूलम्ब कांस्टेंट में वहाँ पे एक वर्ड यूज किया था एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। हम यहाँ पर आपको चार चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे परमिटिविटी किसको बोलते हैं, उसके बाद बताएंगे हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसको बोलते हैं, उसके बाद हम बताएंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एक और चीज़ है वो है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। ये चार चीज़ अच्छे से कवर करेंगे। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है परमिटिविटी क्या है, किसको बोलते हैं, तो आप चारों चीज़ को नोट कर लो क्या हम कवर करने वाले हैं। परमिटिविटी सबसे पहले तो हम आपको अच्छे से बताएंगे परमिटिविटी किसको बोलते हैं, परमिटिविटी किसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसको बोलते हैं, ठीक है, और आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किसको बोलते हैं, ऑफ फ्री स्पेस किसको बोलते हैं, और एक और है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। ये चार चीज़ अभी हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने आपको जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया था तो क्या बोला था कि कोई भी दो बॉडी है उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, दोनों जो चार्ज हैं, जो दो बॉडी पे चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, उसके जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का। बट क्या ये जो फोर्स लग रहे हैं ये दोनों बॉडी को अगर हम एयर में रखें तो क्या फोर्स उतना ही लगेगा, और अगर हम ये दोनों को वाटर में रखें तो भी उतना ही लगेगा, गैस में रखें उतना ही लगेगा, या और भी कोई मीडियम, जैसे दोनों के बीच में हम एक कोई लकड़ी रख देते हैं तो क्या दोनों के बीच का फोर्स वही रहेगा, नहीं। ये दोनों के बीच का फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो परमिटिविटी हम किसको बोलते हैं, परमिटिविटी उस पावर को बोलते हैं, उस एबिलिटी को बोलते हैं, किसका एबिलिटी, जो दोनों बॉडी के बीच जो मीडियम है उसके एबिलिटी को बोलते हैं। और वो जो मीडियम है वो उसके पास एबिलिटी कितना है फोर्स को एब्जॉर्ब करने का, उसी को, उस एबिलिटी का नाम है परमिटिविटी। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी मीडियम है उसके एबिलिटी किस चीज़ का एबिलिटी, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का, उस एबिलिटी का ही नाम क्या है, परमिटिविटी है, ठीक है। अगर हम बोले परमिटिविटी, आपको कुछ समझ आया होगा, अभी हम लिखेंगे अभी एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसको बोलेंगे, अगर कोई मीडियम है, जैसे यहाँ पे हमें वाटर रख दिया, दो बॉडी के बीच में वाटर रखा, तो कोई एक मीडियम का जो परमिटिविटी होगा, परमिटिविटी अभी आपको हमने समझा दिया है, कोई मीडियम का जो परमिटिविटी होगा एक पार्टिकुलर मीडियम का, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किसको बोलते हैं, अगर कोई दो बॉडी के बीच में एयर है या वैक्यूम है तो उस परमिटिविटी का नाम क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको हम क्या से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोलो या एप्सिलॉन जीरो बोलो, दोनों अलाउड है, ठीक है। और एक और है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी, ये तो रिलेटिव वर्ड आपसे सुनते ही आपको पता चलना चाहिए किसके रिलेटिव में, कोई भी मीडियम का किसके रिलेटिव में, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी एयर का जो परमिटिविटी है उसके रेस्पेक्ट में जो उस मीडियम का परमिटिविटी होगा वो उसका क्या कहलाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। यानी जैसे हम एग्जांपल से समझाना चाहते हैं, हमने यहाँ पे एक दो बॉडी को रखा, यहाँ पे एयर है, इसका हमने बोला परमिटिविटी सपोज करते हैं 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक वाटर रखा, उसका परमिटिविटी क्या है, 12 है। तो 10 यहाँ पे क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, 12 क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि ये जो हमारा वाटर है उसका किसके रेस्पेक्ट में, वो जो वैक्यूम है ना उसके रेस्पेक्ट में परमिटिविटी कितना है, तो वो चीज़ जो हम निकाल करके देंगे उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। तो परमिटिविटी का पहले अगर हम डिफिनेशन देना चाहें तो परमिटिविटी का डिफिनेशन क्या होगा,
एक क्या है, एबिलिटी है किसका, कोई भी मीडियम का, यानी इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम, किस चीज का एबिलिटी, टू एब्जॉर्ब द एनर्जी, उस एबिलिटी का ही नाम हम बोलते हैं परमिटिविटी। सिंपल वर्ड है, बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसको बोलते हैं, आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, कोई एक पार्टिकुलर मीडियम का, तो हम अगर बोलेंगे कि द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, मीडियम में कुछ भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, आपका ग्लास भी हो सकता है, ऑफ अ मीडियम इज नॉन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। आप नोट कीजिए जल्दी से, फिर हम आपको अभी इरेज करेंगे आपको, ठीक है, जल्दी से आप नोट कीजिए, 1 मिनट का टाइम दिए हैं। हाँ, आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो। और अभी आपको हम बताएंगे रिलेटिव परमिटिविटी का फार्मूला भी बताएंगे, ठीक है। नोट कर लिए हैं, अब हम आपको यहाँ पे मिटाते हैं जो नेक्स्ट हम बताने वाले हैं। हाँ, एब्सोल्यूट परमिटिविटी को ओनली एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ओनली एप्सिलॉन, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अभी हम आपको समझाए थे, किसका परमिटिविटी, फ्री स्पेस का मतलब क्या हुआ, एयर है वही, यानी इट इज द परमिटिविटी ऑफ, बहुत लोगों को ये चारों चीज़ों में कंफ्यूजन होती है, इसीलिए हमने अच्छे से समझाया, इट इज द परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, ठीक है, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से। और एयर और वैक्यूम, इसका वैल्यू क्या है, फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ऑलवेज फिक्स होता है, ठीक है। 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका वैल्यू भी कभी कभी एमसीक्यू में आपको दे देगा। हाँ, ध्यान रखिएगा, इधर यूनिट का, ऐसा यूनिट का, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बता दिया आपको। नेक्स्ट वन क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी किसको बोलेंगे, कोई भी मीडियम का परमिटिविटी किसके रिस्पेक्ट में, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में। यानी अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी का डिफिनेशन देना चाहें तो ये क्या होगा, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसके लिए हम यूज करते हैं, मीडियम का है ना वो, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, एप्सिलॉन से। किसके साथ रेशियो है, टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। और रिलेटिव परमिटिविटी को किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन, और रिलेटिव के लिए वर्ड हम क्या, यहां पे आर यूज करेंगे। यानी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, ई आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन, जो कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, और नीचे में क्या होगा हमारा, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब एक चीज़ और आपको हम थोड़ा लॉजिक समझाना चाहेंगे, जो कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको एक इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपको पूछ दिया कि अगर हम यहाँ पे एयर रखेंगे तो दोनों के बीच में ज़्यादा फोर्स रहेगा, या हम वाटर ले आएंगे तब दोनों के बीच में ज़्यादा फोर्स रहेगा। या क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि अगर परमिटिविटी का वैल्यू बढ़ेगा तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो अभी कूलम्ब्स ने बताया, कूलम्ब्स लॉ ने,
कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, अगर एप्सिलॉन कब होगा, जब कोई मीडियम है, अगर फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे परमिटिविटी हमेशा डिनोमिनेटर में है, तो कोई भी मीडियम का परमिटिविटी जितना बढ़ेगा उतना ही दोनों के बीच में फोर्स डिक्रीज होगा। जितना ज़्यादा परमिटिविटी उतना ही दोनों के बीच में फोर्स कम होगा। तो अगर यहाँ पर एयर है तो दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स होगा, अगर वाटर है तो दोनों के बीच में फोर्स उससे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर का परमिटिविटी जो कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलेंगे वो हमारा ज़्यादा है, किसके कंपेयर में? एयर के, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के कंपेयर में हमारा वाटर का परमिटिविटी ज़्यादा है, इसलिए फोर्स का वैल्यू वहाँ पे डिक्रीज होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे आगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आप इसके बाद नोट कीजिएगा और हर एक वीडियो को आप देखिएगा अच्छे से। ऐसा नहीं कि अगर आपके क्लास में कंटिन्यूटी नहीं है तो फिर आप समझ नहीं पाओगे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। ओके, थैंक यू।